बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा पहला 2 वीडियो ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर मैंने जो 2 वीडियोस बनाया था, उन 2 वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उन 2 वीडियोस को पहले देख लो, ठीक है। अगर आपको रिलेशन को अच्छे से समझना है तो आपको पहले ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना नहीं आता है तो आप रिलेशन को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले आप उन 2 वीडियोस को देख लो, उसके बाद आप इस वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन। अब रिलेशन रिलेशन डे टू डे लाइफ में तो बहुत सारे रिलेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हो गया आपका फादर सन, फादर डॉटर, ठीक है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। हमें यहाँ पे वो वाला रिलेशन नहीं समझना है, ठीक है। हमें यहाँ पे ये समझना है कि मान लो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक ऑर्डर्ड पेयर 1 है और ये कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका 1 है और सेकेंड एलिमेंट आपका 2 है, ठीक है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो 2 एलिमेंट है वो कैसे रिलेट है, ठीक है। उन 2 एलिमेंट के बीच क्या कोई कनेक्शन है, ठीक है, क्या कोई रिलेशन वगैरह है, वो हमें यहाँ पे समझना है। देखो 1,2 ये कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। जैसे 2, 3 ये भी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है और 3, 4 ये भी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। मैं इन सभी 3 ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट मान लेता हूँ, ठीक है। इसका एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से R, ठीक है। तो R कोई एक सेट है, ठीक है, जहाँ पे ये 3 क्या है आपका, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट भी है, सेकेंड एलिमेंट भी है। सभी ऑर्डर्ड पेयर में आपका फर्स्ट एलिमेंट भी है और साथ में सेकेंड एलिमेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट है ये कैसे रिलेट है वो हमें यहाँ पे देखना है। आप यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को उठाओगे, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को देखोगे, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट मेंबर है वो छोटा है सेकेंड मेंबर से, क्लियरली 1 इज लेस देन 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को देखोगे, यहाँ पे भी आप देखो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में वो यहाँ पे भी आपका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा है। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में भी सेम, आपका फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर से छोटा है। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे एक रिलेशन ये आपको दिख रही है ना। एक रिलेशन हमको क्या मिला है यहाँ से कि यहाँ पे जो 3 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट मेंबर आप कह लो इसको, वो सेकेंड एलिमेंट से छोटा है। तो ये भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। ये एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाला है। अब क्या कोई और दूसरा रिलेशन हम यहाँ पे इस R सेट में निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। आप देखो, अब यहाँ पे ये जो सेकेंड मेंबर है ना, सेकेंड मेंबर फर्स्ट मेंबर से कितना बड़ा है? आप देखो, अगर मैं 1 के साथ 1 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 2 मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 के साथ 1 ऐड करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को आप देखो, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट मेंबर के साथ अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे सेकेंड मेंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 के साथ भी 1 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंड मेंबर मिल जाएगा। तो क्या ये एक रिलेशन है? बिल्कुल, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश किया? हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो फर्स्ट और सेकेंड मेंबर है ये कैसे रिलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस रिलेशन में हम लोगों ने जितना भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिया है, ठीक है, वहाँ पे जो सेकेंड मेंबर है, सेकेंड मेंबर आपका फर्स्ट मेंबर से बड़ा है, ठीक है। अब सेकेंड जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं फर्स्ट मेंबर के साथ 1 को ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट मेंबर के साथ 1 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे सेकेंड मेंबर मिल जाता है। तो ये भी एक रिलेशन है। समझ में बात आ रही है? हमें यहाँ पे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकेंड मेंबर है वो कैसे लिंक है, ठीक है, वो कैसे कनेक्टेड है, उसको ही हमें निकालना है। समझ में बात आ रही है?
हमें फर्स्ट और जो सेकंड मेंबर है ऑर्डर्ड पेयर का वो कैसे लिंक है वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आई होप कि रिलेशन एक्चुअली में क्या होता है आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अभी हम और अच्छे से रिलेशन क्या होता है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं रिलेशन को, तो ठीक है। तो से ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। ए सेट में आपका ये 3 एलिमेंट है और बी सेट में आपका 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। नाउ फाइंड R, ठीक है, फाइंड R such that x, y such that x belongs to A, ठीक है, x belongs to A, y belongs to B and y is equals to x plus 1। हमें ये निकालना है, ठीक है। कोई दो सेट है, ठीक है। फर्स्ट सेट में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट सेट में आपका 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड सेट में आपका 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है। अभी हमें निकालना क्या है? हमें कोई एक R निकालना है, कोई एक सेट निकालना है, ठीक है। सच दैट x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमें निकालना क्या है? एक्चुअली में हमें इस क्वेश्चन में इस R में हमें क्या निकालना है? एक्चुअली में हमें यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा, है कि नहीं? आप बताओ। यहाँ पे मुझे ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा क्योंकि R का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो डेफिनेशन में क्या बोला है कि R इक्वल्स टू x, y, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू A, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो आपको कहाँ से लेना है? वो आपको फर्स्ट सेट से लेना है, ठीक है। और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको आपको कहाँ से लेना है? उसको आपको सेट बी से लेना है। यहाँ तक बात समझ में आया? क्या यहाँ तक बात समझ में आया? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपको सेट ए से लेना है और सेकेंड एलिमेंट को आपको सेट बी से लेना है, ठीक है। एंड उसके साथ एक और एक्स्ट्रा कंडीशन भी हमें मेंटेन रखना है और वो कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट जो आपका मेंबर है या फर्स्ट एलिमेंट है उसको तो हमें सेट ए से लेना है और सेकंड मेंबर को हमें सेट बी से लेना है और उसके साथ हमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन भी क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। ये जो R का डेफिनेशन है, R कोई एक सेट है, उस R सेट में एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी ये दिया है कि जो आपका सेकंड मेंबर है या सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। और कितना बड़ा है? यूनिट बड़ा है, 1 बड़ा है। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं R में इस सेट में कौन कौन सा वो ऑर्डर्ड पेयर आता है, ठीक है। नाउ ये आपका फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट में मान लो क्वेश्चन में 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है। सेकेंड सेट में 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसको मैं सेट ए मान लेता हूँ, इसको मैं सेट बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर मैं पहले x का वैल्यू 1 चूज करता हूँ तो y कितना होगा वो बताओ। अगर मैं x का वैल्यू 1 चूज करता हूँ तो y कितना होगा? अगर x इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना मिल रहा है? मुझे 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 किसके साथ लिंक है? 1 2 के साथ लिंक है। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो y मुझे कितना मिलेगा? y मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो 2 3 के साथ लिंक है। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो y कितना मिलेगा? y मुझे यहाँ से 4 मिलेगा, ठीक है। तो 3 4 के साथ लिंक है। तो इस हिसाब से जो आपका R सेट है, R सेट में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा? तो R सेट में जो आपका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा वो है आपका 1, 2, ठीक है, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है 2, 3, ठीक है। और जो आपका थर्ड ऑर्डर्ड पेयर होगा वो होगा आपका 3, 4। तो फाइनली R सेट में हमको कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला? R सेट में हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड मेंबर है,
कि कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर आप उठा लो, लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में 1 2, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट मेंबर और ये जो सेकंड मेंबर है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन आपको दिख रही है। ये जो फर्स्ट मेंबर और ये जो सेकंड मेंबर है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन दिख रही है, दिख रही है ना, एक रिलेशन। फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के बीच में एक रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को भी आप यहाँ पे देखो, ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे 2 और 3, 3,4। सो यहाँ पे भी 2 और 3 के बीच एक रिलेशन आपको मिलेगा, 3 और 4 के बीच में भी आपको एक रिलेशन मिलेगा। और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्या है कि अगर मैं फर्स्ट मेंबर के साथ 1 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सेकेंड एलिमेंट मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर पेयर है, थर्ड ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है इसके साथ 1 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो मुझे मिलता है। सिमिलरली फर्स्ट केस में भी आप देखो, 1 के साथ अगर आप 1 को ऐड करोगे तो आपको 2 मिलेगा ना, ठीक है, आपको 2 मिलेगा। तो मैं ये यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये आर सेट है, आर सेट में आपको क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली आर सेट में आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर ही तो मिल रहा है ना, ठीक है। आर सेट में आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर ही मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। ऑर्डर्ड पेयर को आप इस हिसाब से आपको लेना है ताकि ये जो कंडीशन है, ये जो थर्ड क्राइटेरिया इस डेफिनेशन में दिया है वो भी फुलफिल हो जाए। बात समझ में आ रही है? हमें ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखना है ताकि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ताकि ये जो रिलेशन है, किसका किसका रिलेशन है, ये x और y का रिलेशन है। अब यहाँ पे x और y क्या है, x और y इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो R सेट है, R सेट में मुझे क्या मिला, R सेट में मुझे कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिला, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर को मुझे कैसे लेना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेट ए से लेना है और जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेट बी से लेना है, और साथ में x और y ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को भी x और y को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। x और y को जो ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे मुझे R सेट में मिला है, उन ऑर्डर्ड पेयर को इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा। उसके बाद जो ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेगा उसको मुझे R सेट में लेना है। यहाँ तक बात समझ में तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो कैसे लिंक हो सकता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर, ठीक है, ठीक है, ये कोई सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको R निकालना है, ठीक है, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंडीशन था, जो ये कंडीशन था कि y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। तब R सेट में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आता वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अगर इस कंडीशन को मैं रिमूव करता हूँ, इस कंडीशन को मैं R में इंक्लूड नहीं करता हूँ, तो मुझे R में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, चलो देखते हैं। तो R सेट में 1 1 के साथ लिंक हो सकता है, ठीक है, 1 2 के साथ भी लिंक हो सकता है, 1 3 के साथ लिंक हो सकता है, 1 4, नेक्स्ट आपका 2 1 2 2 2 3 2 4, देन आपका 3 1 3 4 सॉरी 3 2 3 3 3 4, ठीक है। अगर इस कंडीशन को मैं उठा देता हूँ y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो मुझे R सेट में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो मुझे R सेट में इतना ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अब R सेट में कितना ऑर्डर्ड पेयर है, अब वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे n ऑफ a में कितना एलिमेंट है, n ऑफ a में आपका 3 एलिमेंट है, ठीक है, और n ऑफ b में कितना एलिमेंट है, n ऑफ b में आपका 4 एलिमेंट है। तो इस हिसाब से R में कितना एलिमेंट होगा या कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो n ऑफ a क्रॉस b या n ऑफ R में मुझे 3 into 4
ये 12 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडीशन को नहीं लेता हूँ, इस कंडीशन को मैं नहीं लिखता हूँ, तो मुझे कितना एलिमेंट मिलेगा? मुझे टोटल 12 एलिमेंट मिलेगा। अब ये 12 एलिमेंट मुझे n ऑफ a क्रॉस b में भी मिलता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड a क्रॉस b, तो क्या a क्रॉस b और r ये दोनों सेम होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप r को नहीं, आप a क्रॉस b को निकालो, तो क्या a क्रॉस b में भी इतना ही ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट आपको मिलेगा? सोच के बताओ, क्या इतना ही एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर आपको a क्रॉस b में मिलेगा जितना मुझे r सेट में मिला है? बिल्कुल इतना ही मुझे ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b में मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब r का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को तो आप देखो। r का डेफिनेशन में क्या बोला है कि r में आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ठीक है। आपको ऑर्डर्ड पेयर ही लेना है, लेकिन आपका वो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? r में आपको जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, वहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर को आपको सेट a से लेना है, और जो आपका सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर को सेट b से लेना है। तो इस हिसाब से ये जो r है वो a क्रॉस b2 है। क्या यहाँ तक समझ में आया बात? अगर मैं इस कंडीशन को नहीं लेता हूँ तो मुझे टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ तब मुझे कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला था, उसको एक बार देख लेता हूँ। अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ तब मुझे कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा? 1 2 2 3 देन 3 4। अगर मैं y इक्वल्स टू x प्लस 1 इस कंडीशन को लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हो? अगर मैं इस कंडीशन को लिखता हूँ तो मुझे कम ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ तो मुझे कम ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, ठीक है। अब a क्रॉस b या r में विदाउट दिस कंडीशन, r में विदाउट दिस कंडीशन मुझे कितना एलिमेंट मिला, कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला? मुझे टोटल 12 एलिमेंट मिला, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन का एक आइडिया लग जाता है कि जो रिलेशन है, मैं अभी डेफिनेशन पे भी रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं ना तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो इसीलिए मैंने पहले ही एक क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाने की मैंने कोशिश किया है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, उससे कम ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन में मिलेगा। वैसे ही मैंने ये इस एग्जाम्पल को भी आप देख लो। इस एग्जाम्पल में R में मुझे टोटल 12 एलिमेंट मिला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को लेता हूँ y इक्वल्स टू x प्लस 1, तब मुझे कितना ऑर्डर्ड पेयर मिलता है? तब मुझे सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, ठीक है। तो क्लियरली जो आपका रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? जो आपका रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो दो सेट यहाँ पे है a और b, इन दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे मिला, ठीक है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है रिलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस सेट को अगर आप देखोगे तब आपको 1 2 2 3 कहाँ पे, ये 2 3 और 3 4, ये 3 एलिमेंट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आपको 12 एलिमेंट या 12 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, और रिलेशन में आपको सिर्फ आपको 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है। तो उस हिसाब से आपका जो रिलेशन है वो a क्रॉस b का सबसेट ही हुआ ना। बात समझ में आ रही है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन में हमेशा आपको कम एलिमेंट मिलेगा। a क्रॉस b में अगर 12 एलिमेंट होता है तो यहाँ पे अभी इस एग्जांपल में हमको 3 एलिमेंट मिला, कभी आपको 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकता है, वो क्वेश्चन और रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में आपको हमेशा कम एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम जो रिलेशन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। इफ A and B be any two set, ठीक है। लेट इफ A and B be any two set, आप कोई भी सेट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको कौन सा वाला सेट चाहिए? आपको नॉन एम्प्टी सेट
चाहिए, नहीं तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप लोगों को समझाया था कि जिन दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, मेक श्योर कि वो दो सेट नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो वहाँ पे होना चाहिए, तभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट, एनी टू मैं नॉन एम्प्टी सेट लिख देता हूँ यहाँ पे, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, let A and B be any two non-empty set, then any subset of A cross B, ठीक है, अब any subset of A cross B is called a relation from A to B सेट। ठीक है, अब डेफिनेशन को एक बार आप पढ़ लो। डेफिनेशन में क्या बोला है कि जो रिलेशन है वो क्या है, एक सबसेट है। किसका सबसेट है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B हमें मिलेगा। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है उसका ही एक सबसेट क्या है, रिलेशन है। तो अभी जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, उस एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा कि R में हमको सिर्फ 3 एलिमेंट मिल रहा था। ठीक है, जो R सेट था उस R सेट में भी हमको सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा था, लेकिन A क्रॉस B में हमें कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला था, हमको टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर मिला था। तो उस हिसाब से जो आपका रिलेशन है, रिलेशन आपका सबसेट ही हुआ ना, समझ में बात आ रही है? जो आपका रिलेशन है वो A क्रॉस B का एक सबसेट है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो एक रिलेशन को हम किन किन वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अभी हमको देखना है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन है किस वे में हम कोई एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से कोई एक सेट है, सेट ए में आपका 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, और सेट बी में आपका 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट सेट बी में है। ठीक है, नाउ एक रिलेशन भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक रिलेशन मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। जो मुझे ऑर्डर्ड पेयर लिखना होगा रिलेशन में, उन ऑर्डर्ड पेयर को ये कंडीशन फॉलो करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम रिलेशन लिखते हैं। तो रिलेशन को मैं r इज इक्वल्स टू 1 कमा 2 2 कमा 3 देन 3 कमा 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x कमा y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y belongs to b, and x is x plus and y is equals to x plus 1। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीधा ऑर्डर्ड पेयर को लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो a और b सेट था उन सेट में से कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा उसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। कैसे लिखना है, x कामा y सच दैट फर्स्ट जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर को सेट ए से लेना है, सेकंड मेंबर को सेट बी से लेना है, और साथ में आपको इस कंडीशन को भी मेंटेन रखना है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, अब इस एग्जाम्पल का जो रिलेशन है वो ये भी एक रिलेशन है, अब इसको हम बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको क्या करना होता है, रोस्टर फॉर्म में आपको सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर को लिखना होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कोई दो सेट आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो रिलेशन भी क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली दिया होगा, तो अगर आपसे अगर बोला है कि राइट द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको सीधा ऑर्डर्ड पेयर को लिखना है।
ठीक है, आपको सीधा ऑर्डर्ड पेयर को ही लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऑर्डर्ड पेयर को नहीं लिखना है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस करके बताना होता है कि हाँ ये ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है और साथ में आपको इस कंडीशन को भी मेंटेन रखना होता है, ठीक है। अब एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का जिसको हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है, या मैपिंग डायग्राम, एरो डायग्राम बोलते हैं। जैसे सेट की केस में हमको वेन डायग्राम मिलता है ना, तो रिलेशन की केस में भी हमको एरो डायग्राम मिलता है। तो ये एरो डायग्राम क्या है, अब एरो डायग्राम में बेसिकली आपको दो सेट को कंसिडर करना होता है, ठीक है। ये सेट ए, ये सेट बी। अब ए सेट में यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट सेट ए में है, और बी सेट में आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जो आपका 1 है, 1 किसके साथ लिंक होगा, 1 2 के साथ लिंक होगा, 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2 3 के साथ रिलेशन बनाएगा, सिमिलरली 3 आपका 4 के साथ रिलेशन बनाएगा। तो इस हिसाब से रिलेशन में हमको 3 टाइप का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। पहले हम रोस्टर फॉर्म, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो एक हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, सेकंड हमको मिला सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड हमको मिला एरो डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। तो अभी हमको देखना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, अभी उसको हम समझते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड आपका रेंज, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल की थ्रू में आपको समझाता हूँ कि डोमेन, रेंज होता क्या है, ठीक है। लेट्स से R इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4, ठीक है। ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है। ये R कोई एक रिलेशन है, जिस रिलेशन में हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर मिला है, ठीक है। पहला ऑर्डर्ड पेयर है आपका 1 2, सेकेंड है आपका 2 3 एंड थर्ड आपका 3 4, ठीक है। अब इस रिलेशन में ये जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है, इन तीनों ही ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, आपका 1 है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर 2 है। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर है आपका 3, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट मेंबर होता है कोई भी एक रिलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, कोई भी एक रिलेशन का, ठीक है, कोई एक रिलेशन है, उस रिलेशन में हमको कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिला, ठीक है। अब उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उन फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम ऐसे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, वो इस रिलेशन का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, रिलेशन के अंदर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेगा, ठीक है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का मुझे जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर को डोमेन सेट में मुझे लेना है, ठीक है। अब कोई एक एग्जांपल है, अब इसको इन जनरल हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। अगर इसको इन जनरल हमको लिखना है, तो इन जनरल डोमेन इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पे मैंने x को क्यों लिया है, क्योंकि डोमेन में मुझे फर्स्ट मेंबर को ही तो लेना होता है ना, और
ऑर्डर्ड पेयर में और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में x क्या होता है, x आपका फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है। अब x सच दैट x, ठीक है, अब x सच दैट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब आपको वही एलिमेंट लेना है जो आपका फर्स्ट सेट में होगा, ठीक है। जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट होगा उन्हीं एलिमेंट को आपको यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ठीक है, x कॉमा y बिलोंग्स टू r फॉर सम y बिलोंग्स टू p, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन। अब डोमेन क्या है कि कोई भी एक रिलेशन का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ही आपका क्या है, फर्स्ट मेंबर ही है आपका डोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेंज क्या होता है। अब रेंज देखो यहाँ पे, अब रेंज क्या होता है, रेंज देखो, ठीक है। अब ये जो रिलेशन मुझे यहाँ पे मिला है, इस रिलेशन में 3 ऑर्डर्ड पेयर। अब तीनों ऑर्डर्ड पेयर में आपका सेकंड मेंबर कौन कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड मेंबर है आपका 2, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में आपका सेकंड मेंबर है आपका 3, ठीक है। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में आपका सेकंड मेंबर है 4। अब ये जो रिलेशन का सेकंड मेंबर है, ठीक है, उन सेकंड मेंबर को हम लोग बोलते हैं रेंज। बात समझ में आ रही है। रिलेशन का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। डोमेन होता है आपका रिलेशन का जो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, उन फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और रेंज होता है आपका सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे इस रिलेशन में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब रेंज को इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, रेंज को इन जनरल हम y such that y belongs to b, y such that y belongs to b। अब इसका मतलब क्या है, आपको रेंज में सेकंड मेंबर या सेकंड एलिमेंट को लेना है, ठीक है। अब आपको रेंज में जो सेकंड मेंबर है या सेकंड एलिमेंट है, सेकंड मेंबर को ही आपको लेना है, ठीक है। y such that y belongs to b, comma x comma y belongs to r for some x belongs to a, ठीक है। यहाँ तक डोमेन और रेंज क्या होता है वो समझ में आया। कोई एक रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट आता है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। अब मान लो इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिला है, इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिला है 1 2 2 3 3 4, इसके लिए मुझे दो सेट चाहिए, ठीक है। अगर 2 सेट नहीं होगा तो मुझे ये रिलेशन भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होता है। अब 2 एलिमेंट को मुझे कोई भी 2 सेट से लेना होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूँ, इस रिलेशन से क्या मैं सेट ए और सेट बी को निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये सब हम लोगों ने जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास था वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपका ए सेट है, ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? ए सेट में आपका 1 2 3 ये 3 एलिमेंट होगा, ठीक है। बी सेट में आपका कौन कौन सा एलिमेंट होगा? यहाँ से बी सेट में आपका 2 3 4 ये 3 एलिमेंट बी सेट में भी मुझे मिल रहा है। अब रिलेशन कहाँ से कहाँ बन रही है? अब रिलेशन ए से बी सेट के बीच में बन रही है, ठीक है। अब रिलेशन ए से बी सेट के बीच में बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बी सेट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सेकेंड या बी सेट है, उस सेकेंड सेट को ही हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। इस सेकेंड सेट को ही हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पे बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूज भी हो सकता है, एक कंफ्यूजन भी हो सकता है। कंफ्यूजन क्या है? अब यहाँ पे इस रिलेशन में ठीक है, इस रिलेशन में जो आपका रेंज है, रेंज में भी आपका 2 3 4 ये 3 एलिमेंट आपको मिला है, ठीक है। रेंज में भी आपका 2 3 4 ये 3 एलिमेंट मिला है। और आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन को मैंने कौन सा सेट बताया? कोडोमेन को मैंने सेट बी बताया है। और सेट बी में भी मुझे यहाँ पे 2 3 4 ये तीनों सेट मिला है, ठीक है। कोडोमेन में मुझे ये 3 सेट मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रेंज और कोडोमेन सेम होता है?
क्या रेंज और कोडोमेन वो सेम होता है? तो इसका आंसर है नहीं, रेंज और कोडोमेन दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली रेंज और कोडोमेन सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसलिए सेम दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ए और बी सेट कंसिडर नहीं किया था, मैंने ऐसे एक रिलेशन को कंसिडर किया था जहाँ से मुझे जो रेंज में मुझे 2 3 4 ये एलिमेंट मिल गया, और मैंने इसी रिलेशन से ही तो ए और बी सेट निकाल लिया था आप लोगों को समझाने के लिए। अभी मैं एक क्वेश्चन लूँगा, उस क्वेश्चन में आपको कोडोमेन और रेंज ये सेम नहीं है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में आप लोगों को कोडोमेन और, तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि रेंज और कोडोमेन वो सेम होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन रेंज निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, ठीक है। रेंज क्योंकि हमको कहाँ से लेना होता है, रेंज हमको रिलेशन से लेना होता है, ठीक है। लेकिन कोडोमेन अलग है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है। अब क्वेश्चन में ए सेट है, ठीक है। ए सेट में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, -1 2 5 8, ठीक है। और बी सेट में आपका 0 1 3 6 7 ये 5 एलिमेंट गिवन है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एंड द रिलेशन आर, ठीक है, एंड द रिलेशन आर इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको समझना है आपको, जो रिलेशन हमको लिखना है, उस रिलेशन को यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। इस रिलेशन को जो रिलेशन हमको लिखना है, उस रिलेशन को यहाँ पे लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या है कि ए से बी सेट में आप ए से बी सेट के बीच में आप जो रिलेशन बनाओगे या लिखोगे, वहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1 लेस देन, ठीक है। जो ए सेट का एलिमेंट होगा, ए सेट से जो आपको एलिमेंट लेना है, वो हमेशा बी सेट का जो एलिमेंट होगा उससे कितना छोटा होगा? 1 छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा निकालते हैं। तो ए सेट का जो पहला एलिमेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। अब -1, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे -1 लिया, ठीक है, -1 लिया। अब सेकेंड मेंबर कौन होगा? सेकेंड मेंबर में 0 को लो, 1 को लो, 3 को लो, 6 को लो या 7 को लो, ठीक है। ये कौन बताएगा? ये मुझे ये बताएगा, ये लाइन मुझे ये यहाँ से मुझे ये पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो ए सेट का एलिमेंट होगा वो हमेशा बी सेट से छोटा होगा, और कितना छोटा होगा? 1 छोटा होगा, यहाँ पे ये बोला गया है। तो इस हिसाब से अगर फर्स्ट एलिमेंट को मैं -1 लेता हूँ तो सेकेंड एलिमेंट कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 माइनस ऑफ -1, यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस 1 दिख रही है? क्लियरली यहाँ पे -1 और 0 के बीच कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, और इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो उस हिसाब से नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या -1 और 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। -1 और 1 को मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ उसको आप देखो, 1 माइनस -1 तो ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर्ड पेयर, इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। क्या मैं -1 और 3 को लिख सकता हूँ? इसको भी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा? डिफरेंस आपका 4 हो जाएगा। -1 6 भी नहीं आएगा, -1 आपका 7 भी नहीं आएगा। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं 2 और 0, क्या ये हो सकता है? 2 और 0 भी मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपका 2 हो जाएगा, और डिफरेंस हमें कितना चाहिए? डिफरेंस हमें 1 चाहिए। तो इस हिसाब से 2 0 नहीं होगा, 2 1 होगा। क्या 2 1 होगा? हाँ, 2 और 1 को अगर आप देखोगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे डिफरेंस हमको 1 मिल रही है, तो क्या मैं यहाँ पे 2, 1 इस ऑर्डर्ड पेयर को इस रिलेशन में लिख सकता हूँ? तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द रिलेशन आर इज 1 लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका फर्स्ट सेट से आप जितना भी एलिमेंट यहाँ पे चूज करोगे वो हमेशा सेकेंड सेट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 2 1 इसको भी मैं नहीं लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 2 और 3, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 3 यह आपका सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमें इस रिलेशन में मिल गया। नेक्स्ट 2 और 6 हो सकता है? नहीं होगा। 2 और 7 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 0, ये भी नहीं होगा। 5 1 हो सकता है क्या? ये भी नहीं होगा।
5 3 ये भी नहीं होगा, 5 6 क्या ये हो सकता है? हाँ, 5 और 6 यहाँ पे मैं 5 और 6 को लिख सकता हूँ, ठीक है, 5 और 6 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 5 और 7, 5 और 7 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस आपका 2 है, ठीक है। नेक्स्ट 8 0 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 8 1 भी नहीं होगा, 8 3 भी नहीं होगा, 8 6 भी नहीं होगा और 8 आपका 7 भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस रिलेशन में मुझे कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला? इस रिलेशन में मुझे 3 ऑर्डर्ड पेयर मिला, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो है आपका -1, 0, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है आपका 2, 3 और थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है आपका 5, 6, ठीक है। तो R मुझे मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है यहाँ से? नेक्स्ट मुझे निकालना है डोमेन। तो अब देखते हैं डोमेन क्या, तो डोमेन क्या होगा देखो। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? -1, तो -1 फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पे का 2 है, 2। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट है 5, ठीक है। तो इस हिसाब से इस रिलेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? -1, 2 एंड 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है रेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है रेंज। अब रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट होगा उसको देखते हैं। अब रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 0, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट है आपका 0, सेकंड ऑर्डर पे का सेकंड एलिमेंट है आपका 3 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है आपका 6, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट मिला? रेंज में हमें यहाँ पे 0, 3 एंड 6 ये 3 एलिमेंट यहाँ पे हमको मिला, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका कोडोमेन। नेक्स्ट है हम यहाँ पे कोडोमेन। अब कोडोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब कोडोमेन मैंने क्या बताया था? कोडोमेन क्या होता है? जो रिलेशन हमको मिलेगा, ठीक है। अब रिलेशन मिलने के लिए हमको 2 सेट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 सेट कौन कौन है? ए और बी सेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड सेट होगा उस सेकंड सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब यहाँ पे सेकंड सेट कौन है? अब इस रिलेशन में जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट आपका कौन है? सेकंड सेट आपका यहाँ पे बी है, ठीक है। और बी पे कौन कौन सा एलिमेंट है? बी पे है 0, 1, 3, 6, 7, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कोडोमेन और रेंज क्या दोनों सेम है? क्या कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पे कोइंसिडेंटली रेंज और कोडोमेन सेम हो गया था, लेकिन एक्चुअली में कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। रेंज और डोमेन हमको कहाँ से लेना है? रेंज और डोमेन मिलने के लिए पहले हमको रिलेशन निकालना होगा, ठीक है। रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन सेट में आएगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो आएगा आपका रेंज सेट में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन को हमको जो सेकेंड सेट है, ठीक है, जो रिलेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आर फॉर्म हो रही है, ये आर ए और बी सेट में ही फॉर्म हो रही है। अब इन 2 सेट का जो सेकेंड सेट होगा उस सेकेंड सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया और आपको क्लियर भी हो गया कि जो आपका रेंज और कोडोमेन वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए लेट ए इक्वल्स टू 1 से लेके 14 तक 14 एलिमेंट है इस सेट में, ठीक है। डिफाइंड ए सेट में कितना एलिमेंट है आपका? 1 से लेके 14 तक ये 14 एलिमेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है? डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल्स टू x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल्स टू 0, x, y बिलोंग्स टू a। राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो क्वेश्चन को पहले एक बार देख लो अच्छे से, क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेट गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेट गिवन है, वो कौन सा सेट है? वो सेट ए है। अब ए सेट को ए सेट के साथ ही हमें लिंक करना है। बात समझ में आ रही है? अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं सब में ए और बी 2 डिफरेंट सेट था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेट आपको दिया है और उसी सेट के साथ ही हमें रिलेशन को निकालना है। तो ये तो सेट बी भी क्या होगा आपका? ए ही होगा, ठीक है। अब ए से ए तक मुझे रिलेशन को निकालना है। बात समझ में आ रही है? अब सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? सेट ए में आपका 1, 2, 3 अप टू 14, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3 अप टू 14, इतना एलिमेंट सेट ए में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
जो कंडीशन है रिलेशन का वो क्या दिया है, वो आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है जो रिलेशन हमको लिखना होगा। वो इस कंडीशन को देख के ही मुझे ऑर्डर्ड पेयर चुनना होगा ए और ए सेट में से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये x है और ये आपका y है, ठीक है। नाउ अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूँ, ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूँ इस रिलेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूँ तो y कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है, y 3 बनेगा। अगर इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 2 डालूँ तो y कितना बनेगा, 6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल्स टू आप 3x लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप y इक्वल्स टू 3x लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे 3 मिला, 2 होगा तो 6 होगा। सिमिलरली 3 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 4 के लिए 12, 5 के लिए आपको 15, ठीक है, 5 के लिए आपको 15 मिलेगा। सिमिलरली 6 डालोगे तो 6 के लिए आपको 18 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी मुझे R को लिखना है, ठीक है। R में कौन कौन सा ऑर्डर पे आएगा उसको देखते हैं। अभी R में, अभी इस रिलेशन में अब 1 किसके साथ लिंक है, 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 1 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 2 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो 1 3 2 6, नेक्स्ट आपका 3 9, नेक्स्ट आपका 4 12, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 15, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ 1 3 इस रिलेशन में हम लिख सकते हैं 1 3 को, बिल्कुल लिख सकते। क्यों लिख सकते, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों ही एलिमेंट आपका ए सेट में है, ठीक है। सिमिलरली 2 और 6, 3 9 4 12, ठीक है, ये भी आपका सेट ए में है। लेकिन यहाँ पे 5 तो आपका सेट ए में है लेकिन 15 सेट ए में नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो 5 15 ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, सोच के देखो आप लोग। 5 15 ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, वो बताओ। 5 15 ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा, तो इसका आंसर है नो। ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है उसको आप देखो। अब अगर डेफिनेशन को देखोगे, डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि x, y बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, x और y इस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी आप एलिमेंट लिखोगे वो कहाँ पे होना चाहिए, वो ए सेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 तो आपका 5 बिलोंग्स टू ए, 5 तो आपका सेट ए में है, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि 15 सेट ए में नहीं है, और 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, 5 ए सेट में है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया कि 5 15 इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं इस रिलेशन में नहीं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इस रिलेशन में मुझे कितना ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, इस रिलेशन में मुझे सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? इस रिलेशन में मुझे सिर्फ 4 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि रिलेशन को बताओ, लेकिन डोमेन रेंज निकालने के लिए मुझे एटलीस्ट रिलेशन तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले रिलेशन को निकाल लिया। अब इस रिलेशन का जो डोमेन है तो उस डोमेन को मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब डोमेन में क्या होगा, डोमेन क्या होता है वो बताओ। डोमेन क्या होता है, किसी भी एक रिलेशन का जो फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका डोमेन है। अब यहाँ पे इन 4 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर कौन कौन सा है, 1 2 3 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस रिलेशन का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो रेंज। अब रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड मेंबर्स को देखो, सभी ऑर्डर्ड पेयर का 3 6 9 12, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर क्या इस रिलेशन का सेकंड मेंबर है, तो आंसर बिल्कुल है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका रेंज क्या बन गया, 3 6 9 12, ये आपका रेंज बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है को डोमेन को। तो को डोमेन क्या होगा, अब को डोमेन क्या होता है, अब ये रिलेशन कौन कौन सा सेट के बीच में ये रिलेशन बन रही है। अब ये रिलेशन ए और ए सेट के बीच में ही बन रही है।
तो सेकेंड सेट कौन है आपका, सेकेंड सेट यहाँ पे ए ही है, तो इस हिसाब से कोडोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन भी आपका सेट ए बन जाएगा। और ए सेट में कितना एलिमेंट है, ए सेट में कितना एलिमेंट है, 1 से लेके 14 तक, या 14 एलिमेंट ए सेट में है, और वही आपका क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में समझ में आया। इस क्वेश्चन में भी आप देखो आपका जो रेंज है और आपका कोडोमेन है वो अलग अलग आ रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आया बात, ये क्वेश्चन। हाँ, तो अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इसलिए अलग है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सेट ए और सेट बी, ठीक है, सेट ए और सेट बी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन को, चलिए पढ़ते हैं हम। लेट आर इज इक्वल्स टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या है, अब यहाँ पे ये डब्ल्यू है आपका होल नंबर, ठीक है। अब डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू होल नंबर, ठीक है, कमा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये रिलेशन का डेफिनेशन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा है, देन फाइंड नंबर 1 रिलेशन, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें लिखना है यहाँ से, ठीक है, कौन कौन सा ऑर्डर पे आएगा इस रिलेशन में, इस कंडीशन को भी हमें देखना है, ठीक है। वो रिलेशन को हमें लिखना है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि डोमेन और रेंज बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेट ए और सेट बी नहीं दिया है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें ये इतना पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखना होगा रिलेशन में, वो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है वो आप सभी को पता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है आपका होल नंबर, ठीक है। अब मुझे इस रिलेशन का यूज़ करके जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा उसको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए 2x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि मुझे जो एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर का वो यहाँ से ही मुझे मिलेगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन से ही मुझे x और y का वैल्यू लेना है। तो अब लेट्स से मान लेता हूँ, लेट्स से x इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने 0 क्यों लिया x को, क्योंकि 0 होल नंबर होता है ना, क्योंकि 0 होल नंबर सेट में आता है, तो इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन इफ़ x इक्वल्स टू 0 तब y का वैल्यू कितना होगा बताओ। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से y का वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये तो 0 बन जाएगा, तो इस हिसाब से y इक्वल्स टू 8 होगा। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ से मुझे y इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और होल नंबर लेता हूँ, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 1 चूज़ करता हूँ तो इस इक्वेशन में डालने के बाद, सब्सटीट्यूट करने के बाद x का वैल्यू 1, y कितना होगा, y होगा आपका 6, ठीक है। x 1 होगा तो y 6 होगा। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y कितना होगा, y कितना होगा, x अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ, 2 2 ज़र 4, उस साइड में जाएगा तो 8 माइनस 4 4 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो यहाँ पे 6 2 3 ज़र 6, उस साइड में जाएगा तो 8 माइनस 6 आपका 2, ठीक है। नाउ अगर मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ, ठीक है, अगर x का वैल्यू मैं 4 चूज़ करता हूँ तो इस एक्सप्रेशन में डालने के बाद y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, y इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो आप देखो, अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तब क्या होता है, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 10 मिला, 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। नाउ y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10। अब यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे -2 मिलेगा। अब मुझे आप ये बताओ कि -2 होल नंबर होता है क्या, -2 तो होल नंबर नहीं होता है ना, -2 होल नंबर सेट में नहीं आता है ना। तो क्या मैं x इक्वल्स टू 5 चूज़ कर सकता हूँ, तो क्या मैं x इक्वल्स टू 5 इस हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है नो, मैं x इक्वल्स टू 5 नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू 5 लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू कितना मिलता है, -2 मिलता है। अब अगर आप डेफिनेशन को देखोगे, जो क्वेश्चन में दिया है कि R में जो ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है वो कहाँ से लेना है, वो होल नंबर सेट से लेना है,
इसीलिए यहाँ पे लिखा है x कॉमा y बिलोंग्स टू w। अब यहाँ पे w क्या है, होल नंबर है, तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू 5 नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे इस रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, इस हिसाब से इस रिलेशन में मुझे कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 0 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 0 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 0, 8, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन का। सेकेंड 1 6। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 2 4 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो 2, 4, ठीक है। उसके बाद 3 2, नेक्स्ट 4, 0, ठीक है। तो मुझे कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला इस रिलेशन में, मुझे यहाँ पे 5 ऑर्डर्ड पेयर मिला। और 5 ऑर्डर्ड पेयर कैसे कहाँ से आया वो अभी आपको समझाया, यहाँ तक समझ में आया। इस रिलेशन में मुझे ये जो 5 ऑर्डर्ड पेयर मिला है वो कैसे मिला, समझ में आया ना यहाँ तक। तो अभी जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स डोमेन इन रेंज, ठीक है। अब रिलेशन मुझे मिल गया है, अगर रिलेशन मुझे मिल गया है तो मैं डोमेन को निकाल सकता हूँ। डोमेन क्या होता है, रिलेशन का जो फर्स्ट मेंबर है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर मुझे यहाँ पे मिला है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है उसको आपको लिखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है आपका 0 1 2 3 4, समझ में आया। तो डोमेन सेट में कौन कौन सा एलिमेंट मुझे मिला, 0 1 2 3 और 4। सिमिलरली रेंज क्या होता है, मुझे रेंज भी निकालना है। अब रेंज क्या होता है, इस रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर मुझे यहाँ पे मिला है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वही होता है आपका रेंज। तो इस हिसाब से रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 8 6 4 2 एंड 0। समझ में आया। तो अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, से, ठीक है, ये कोई एक सेट है, ए सेट में मान लो आपका m एलिमेंट है, ठीक है। ए सेट में आपका मान लो m एलिमेंट है, ठीक है। ए सेट में आपका कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है। ये कोई एक सेट है ए, ठीक है, यहाँ पे ये सेट बी है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे आपका m एलिमेंट है, ठीक है। नाउ सेट बी में आपका मान लो अब एक काम करता हूँ, इसको n ऑफ m p लेता हूँ और इसको q लेता हूँ, ठीक है। तो सेट a में कितना एलिमेंट है, सेट a में p एलिमेंट है और सेट b में आपका q एलिमेंट है, ठीक है। अभी अगर मुझे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रही है। सेट ए में कितना एलिमेंट है, सेट ए में है आपका p एलिमेंट और सेट बी में है आपका q एलिमेंट। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, स्टार्टिंग में इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी सेट का, ठीक है। किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो रिलेशन होता है, ठीक है। अब मुझे सबसेट निकालना आता है, ठीक है, अगर मुझे सबसेट निकालना आता है तो क्या मैं नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकता हूँ, सेट ए से सेट बी पे सेट ए से सेट बी तक कितना रिलेशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, पी क्यू, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, इस ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना होगा। सबसेट कैसे निकाला जाता है, 2 टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। ये भी हम लोगों ने पहले 2 क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था, ठीक है। अब n ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, अब n ऑफ ए क्रॉस बी है आपका पी क्यू,
ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमको कितना मिला, 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, 2 टू द पावर पी क्यू। अब हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पे ये निकालना था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब number of relation from set A to set B is equals to number of subset of A cross B। क्या ऐसे में लिख सकता हूं, क्या ऐसे में लिख सकता हूं, बताओ। number of relation from A to B is equals to number of subset of A cross B। क्या ऐसे में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का सबसेट 2 है। ठीक है, रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का सबसेट 2 है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू सेट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर पी क्यू। समझ में आया। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू m, ठीक है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन इन a, ठीक है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन इन a आर। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। अब आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेट में कितना एलिमेंट है वो आपको गिवन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ रिलेशन इन ए। तो इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन बन रही है वो ए सेट से ए सेट के बीच में ही बन रही है। क्या ये बात समझ में आया। क्वेश्चन में जो रिलेशन बन रही है वो ए सेट को ए सेट के साथ ही ए सेट के साथ ही रिलेशन बना रही है। तो इस हिसाब से जो आपका पहला सेट है वो भी ए सेट है, और आपका जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट भी आपका क्या है, ए सेट है। अगर ए सेट में m एलिमेंट है तो इस सेट में भी कितना एलिमेंट होगा, m एलिमेंट है, क्योंकि दोनों सेट सेम ही तो है ना, दोनों सेट सेम ही है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू कितना होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब ए से बी सेट के बीच में कितना रिलेशन बनेगा, वो क्या होता है, 2 टू द पावर पी क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी है आपका एन ऑफ, पी है यहाँ पे P इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए। अब एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए सेट में, अगर ए सेट में कितना एलिमेंट है, ए सेट में आपका P नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, और Q एन ऑफ B, इसका मतलब B सेट में आपका Q एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ए सेट में कितना एलिमेंट है, M एलिमेंट है, और इस सेट में भी M ही एलिमेंट है। तो इस हिसाब से P आपका क्या है, P भी आपका M है, और Q भी आपका क्या है, M है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर M इंटू M, क्या यही होगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, क्या यही होगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सेट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m इंटू एम, क्या यही होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते m इंटू एम क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो आपका ये सी ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 फाइनाइट सेट्स विथ m, n एलिमेंट्स। कोई भी 2 सेट है, ठीक है, मान लो ये सेट ए है, ए सेट में कितना एलिमेंट है, ए सेट में आपका m एलिमेंट है, ठीक है, और बी सेट में n एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 224 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, जो फर्स्ट सेट है उस फर्स्ट सेट में कितना ज़्यादा सबसेट होता है, 224 सबसेट ज़्यादा होता है किससे, ये जो सेकंड सेट है सेकंड सेट से। अगर मैं यहाँ से अभी n ऑफ a और n ऑफ b
मुझे पता है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मुझे दिया है कि सेट ए में कितना एलिमेंट है। सेट ए में मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि मान लेते हैं कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है। तो यहाँ पे सेट ए का जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर m होगा, ठीक है। अब सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 टू द पावर n, ठीक है। अभी इस यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 224 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें, फर्स्ट सेट कौन है, फर्स्ट सेट हम लोगों का ए है, ठीक है। तो ए में कितना सबसेट होगा, ए में 2 टू द पावर m, ठीक है। अब ए में ज़्यादा सबसेट होता है बी सेट से, कितना ज़्यादा सबसेट होता है, 226, तो 224 सबसेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यही इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन क्या यही बनेगा। देखो अगर इक्वेशन आपने बना लिया तो आपको m और n का वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। हम लोगों ने क्या किया कि ए सेट में कितना सबसेट होगा वो पहले निकाल लिया, फिर बी सेट में कितना सबसेट होगा वो भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया था उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे और क्या कोई इक्वेशन बन सकती है, तो देन द वैल्यू ऑफ m n n r ऑप्शन दिया है। अब और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पे एक 2 वेरिएबल वाला यहाँ एक इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। अब अगर एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो मुझे मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए ना उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्लास 10 में आप लोगों ने 9-10 में ये सब आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको देखो। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कंपेयर करना होगा। अब किसको किसके सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं 2 टू द पावर m n को इस साइड में लाता हूँ और 224 को क्या मैं 32 7 14 हाँ, तो 224 को मैं 32 इंटू 7 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 टू दी पावर n को कॉमन लेता हूँ, तो n को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 2 टू दी पावर m माइनस n, ठीक है। 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1। अब यहाँ पे मुझे इसको लिखना है। अब 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 32 को मैं 2 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 32 को मैं 2 टू दी पावर 5 लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से 32 को अगर मैं 2 टू दी पावर 5 लिखता हूँ, अब यहाँ पे 7 भी है तो 7 को भी मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट करना होगा। तो 7 को मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, 7 को क्या मैं 8 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, सोच के बताओ। क्या 7 को मैं 8 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ? अगर 7 को मैं 8 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 टू दी पावर 5, 8 को मैं 2 क्यूब माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर m माइनस n, ठीक है। 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 5, ठीक है। 2 टू दी पावर 5 तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 क्यूब माइनस 1, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, n इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या 5 मिल रहा है। देखो n इक्वल्स टू आपको यहाँ से 5 मिल रहा है। अब m माइनस n आपको क्या मिल रहा है, m माइनस n इज इक्वल्स टू आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन का दो साइड को अगर आप कंपेयर करोगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को, तो यहाँ से आपका n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू आपका 5 आ रहा है और m माइनस n का वैल्यू आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ से n इक्वल्स टू अगर 5 होता है तो यहाँ पे m इक्वल्स टू कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 5
-5 इस साइड में जाएगा तो प्लस होगा, तो 3 + 5 8 होगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, m = 8 एंड n = 5। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया।